नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सभिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा विधानसभा सीट से बतौर बीजेपी प्रत्याशी दाखिल किया नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री ने किया जीत का दावा, हॉट सीट पर रोचक होगा मुकाबला। कई दिग्गजों ने नामांकन पत्र दाखिल कर जुटाया जनता का समर्थन। अपनी अपनी जीत के किए दावे, पार्टी पक्ष में वोट देने की अपील। भाजपा का दामन थामते ही किशोर उपाध्याय के बदले तेवर। प्रदेश में बीजेपी की जीत का किया दावा, बोले आरएसएस के कामों से हुए प्रभावित। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया नामांकन। सरकार के कामों पर पार्टी की जीत का किया दावा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मौसम खुला तो नामांकन करने वाले प्रत्याशियों ने भी रफ्तार पकड़ी। कई राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं इस बीच खटीमा विधानसभा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल किया। उत्तराखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। भाजपा से तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं तो जीत भी है क्यों नहीं? हाँ, इस क्षेत्र की जनता ने हमेशा मुझे और इस बार भी देंगे। वहीं 21 जनवरी से नामांकन का दौर जारी है। आज इस बीच कई बड़े नेताओं ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सितारगंज से नामांकन कार्यालय पहुंचकर बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा ने अपना पर्चा दाखिल किया। इसके साथ ही सौरभ बहुगुणा ने जीत का दावा कर 14 फरवरी को पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे 68 विधानसभा को फिर से रिप्रेजेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने 5 साल लगातार यहां पर विधायक रह के काम कराए हैं, लोगों के साथ रिश्ते कायम किए हैं, सुख दुख में उनके साथ रहे हैं। वहीं नैनीताल से 58 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सरिता आर्य ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरिता आर्य ने अपनी जीत के साथ साथ पार्टी की जीत का भी दावा किया। उधर टिहरी जिले में नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुबोध उनियाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही जनता से पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हम लोग वोट का रिश्ता विकास से बना के तब जनता के बीच आते हैं। तो वोट का रिश्ता जब विकास से जुड़ता है तो निश्चित रूप से जनता का जो निर्णय होता है वो हमेशा विकास के पक्ष में होता है। कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाले गए किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। काफी लंबे वक्त से किशोर की भाजपा से चल रही नजदीकियों के चलते उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं किशोर को टिहरी विधानसभा सीट से टिकट थमाकर बीजेपी ने अपने हुक्म का इक्के का इस्तेमाल कर डाला। भाजपा में गए किशोर से टिहरी सीट में क्या कुछ समीकरण बदलेंगे, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया पूरी होने से ठीक एक दिन पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों में बगावत थामने के लिए कई बदलाव किए गए। इस बीच भाजपा से किशोर उपाध्याय की चल रही नजदीकियों के चलते कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। किशोर को भी शायद इसी लम्हे का इंतजार रहा होगा, तभी तो बाहर का रास्ता दिखाने पर उन्होंने तुरंत बीजेपी में जाने का रास्ता खोज निकाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में किशोर उपाध्याय पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी के रंग में रंगे किशोर मीडिया से मुखातिब हुए तो उनके सुर पूरी तरीके से बदले दिखे। किशोर ने कहा कि आरएसएस के कामों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना पाला बदलना ही मुनासिब समझा। मैंने विशेषकर इस बीच में मैंने जो आरएसएस का जो काम देखा, उत्तरकाशी में देखा, टिहरी में देखा और शिक्षा के क्षेत्र में देखा, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे भरोसा है कि जो मेरे सरोकार हैं, अगर उनको उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो मेरी राह और आसान हो जाएगी, क्योंकि जीवन में हमेशा कोई नहीं रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भावना से उत्तराखंड बना है उस भावना की हम रक्षा कर सकें। किशोर उपाध्याय की राजनीतिक पृष्ठभूमि उठाकर देखें तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्त से लगातार वो उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और कांग्रेस में रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी किशोर संभाल चुके हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में टिहरी संसदीय क्षेत्र से किशोर उपाध्याय विधानसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए थे। 2002 में उन्होंने भाजपा के रतन सिंह गुनसोला को हराया था।
2007 के विधानसभा चुनाव में किशोर उपाध्याय टिहरी विधानसभा सीट से दोबारा विधायक चुने गए। इस बार उन्होंने बीजेपी के खेम सिंह चौहान को हराया, जबकि 2012 में किशोर उपाध्याय स्वतंत्र उम्मीदवार दिनेश धने के खिलाफ टिहरी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। 2017 के चुनाव में किशोर उपाध्याय ने सहसपुर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत को आजमाया, मगर उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। भाजपा के सहदेव सिंह कुंडीन ने उन्हें 18,863 वोटों के अंतर से हराया। इससे पहले 2014 में किशोर उपाध्याय को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर किशोर 2017 तक बने रहे। कांग्रेस में रहते हुए किशोर उपाध्याय टिहरी सीट से 2 बार विधायक रहे, तो 2 बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि लंबे समय से किशोर कांग्रेस में ठंडे पड़े नजर आ रहे थे, तो बीजेपी से भी उनकी नजदीकियां हाईकमान को रास नहीं आ रही थी। लिहाजा किशोर की पार्टी से छुट्टी कर दी गई और अब जब किशोर उपाध्याय बीजेपी के हो ही गए हैं, तो उन्हें टिहरी से एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। अब देखना है कि किशोर उपाध्याय भाजपा की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकटों में हुई फेरबदल को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दौसानी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये मामला पार्टी का अंदरूनी मामला है और हम किसी को टिकट दें ना दें ये पार्टी का विषय है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा असल में बौखला गई है। कांग्रेस ने हर सीट पर मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं, उनकी टक्कर में बीजेपी का एक भी प्रत्याशी नहीं। पहली बात तो ये विशुद्ध रूप से हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम किसको टिकट देना चाहते हैं, हम कितने टिकट बदलना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम चुनावी समीकरणों को देखते हुए पब्लिक डिमांड पर और अपने कार्यकर्ताओं को विरोध को भी तवज्जो देते हैं। हमने पहली लिस्ट जाहिर करी तो बहुत कम उसका विरोध देखने को मिला, लेकिन दूसरी लिस्ट के आते ही लगातार विरोध हो रहा था। कहीं ना कहीं पब्लिक में डिसेंट था उन दावेदारों को लेकर। तो हमारी पार्टी क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी पार्टी तवज्जो देती है कार्यकर्ता की बात को, तो वहीं कहीं ना कहीं हमने समय रहते कुछ टिकटों में अदला बदली की है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट बुधवार को जारी कर दी है। पार्टी ने 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। भाजपा की तरफ से जारी दूसरी सूची में विधायक देशराज करवाल का नाम काट दिया गया है। उनकी जगह 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके राजपाल सिंह को मौका दिया गया है, जिन्होंने कल ही बीजेपी का दामन थामा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि लिस्ट में कौन कौन से दावेदारों के नाम शामिल हैं। केदारनाथ से शैला रानी रावत को टिकट मिला है। झपरेड़ा से राजपाल सिंह, पिरान कलियर से मुनीश सैनी, कोटद्वार से रीतू भूषण खंडूरी, रानीखेत से प्रमोद नैनवाल, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, लालकुआं से मोहन सिंह बिष्ट, हल्द्वानी से जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला और रुद्रपुर से शिव अरोड़ा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। भाजपा में भी टिकट बंटवारे के बाद से ही बगावत की चिंगारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दूसरे दलों का दामन थाम लिया है। पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे ओम गोपाल रावत भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के बाद ओम गोपाल रावत को नरेंद्र नगर सीट से टिकट दिया गया है। भाजपा की तरफ से इस सीट पर सुबोध उनियाल को मैदान में उतारा गया है। उत्तराखंड में महासंग्राम के लिए अब कुछ ही हफ्तों का वक्त बाकी है। उससे पहले भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंकने से पीछे नहीं हट रही। रणभेड़ी बजने के साथ ही दिग्गज नेताओं ने ताल ठोककर कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है और इनमें से खटीमा विधानसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। आखिर क्यों, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 5 विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, जिसके बाद तय हो जाएगा कि राजनीति का ताज इस बार किसके सिर सजेगा। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ ही दूसरे दलों ने अपनी अपनी सेनाओं को चुनावी रण में उतार दिया है और इस बार इस महायुद्ध पर फतेह हासिल करने के लिए कोई भी दल कसर नहीं छोड़ रहा है। और प्रदेश की कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है और इन्हीं सीटों में से एक है खटीमा विधानसभा सीट, जहां पर हर बार भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी इस सीट से चुनाव लड़ रही है। इस सीट से भाजपा ने तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से उनके खिलाफ भुवन काबरी मैदान में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलिर को टिकट दिया गया है, जिसके बाद इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी का शोर भी गूंजने लगा है, लेकिन 21 साल की राजनीति में ये सीट
2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस के खाते में ही रही है। 2002 में कांग्रेस के गोपाल सिंह ने बसपा के दान सिंह को हराया था। 2007 में भी कांग्रेस से गोपाल सिंह ने ही जीत हासिल की थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की। 2017 में भी पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के भुवन कापड़ी को हराया। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी चुनावी रण में जी जान से जुट चुके हैं। खटीमा सीट पर 3 दलों का कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीत किसे मिलती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 की बिसात में श्रीनगर विधानसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला रोमांचक होने वाला है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद प्रदेश के कई बड़े नेता आमने सामने हैं। इस लिहाज से श्रीनगर विधानसभा सीट की तस्वीर दिखाना भी आपको जरूरी हो जाता है। श्रीनगर विधानसभा सीट जहां इस बार रोचक मुकाबला है। यहां से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को भाजपा ने मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने गणेश गोदियाल पर दांव खेला है। ये पहली दफा नहीं है जब धन सिंह रावत और गणेश गोदियाल आमने सामने हों। इससे पहले 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों ही नेता मैदान में आमने सामने थे, जिसमें एक बार गणेश गोदियाल को जीत हासिल हुई तो दूसरी बार धन सिंह रावत के आगे हार का सामना करना पड़ा। फेरबदल का चेहरा श्रीनगर विधानसभा का इतिहास रहा है। प्रदेश की सत्ता के साथ इस सीट का इतिहास भी ये बताता है कि यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का सिलसिला देखा गया है। 2002 में कांग्रेस के सुंदरलाल मंडवाल ने भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन को हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बृजमोहन कोटवाल ने कांग्रेस के सुंदरलाल को मात दी। 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत को हराया था। 2017 में जीत का स्वाद चख भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत ने गणेश गोदियाल को मात दी थी। एक दूसरे को हार का स्वाद चखाने के बाद तीसरी बार दोनों नेता आमने सामने हैं और इस बार इनकी किस्मत 1,06,622 मतदाता तय करेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत और यहाँ के राजनीतिक मिथक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें तोड़ने का भी सभी दलों और नेताओं ने खूब प्रयास किया, लेकिन वो मिथक नहीं टूटे। और ऐसा ही एक मिथक प्रदेश की सत्ता में गंगोत्री विधानसभा सीट से भी जुड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 के मिशन को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। चुनावी रण में जीत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में सत्ता परिवर्तन को लेकर कई ऐसे मिथक जुड़े हुए हैं जिन्हें आज तक नहीं तोड़ा जा सका है। और राजनीति में कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों न हो, वो भी इन मिथकों को नजरअंदाज नहीं कर पाया है। ऐसा ही एक दिलचस्प मिथक है उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर। कहा जाता है कि जो भी प्रत्याशी गंगोत्री सीट से चुनाव जीत जाता है, वही पार्टी सत्ता में आती है और उसी की सरकार बनती है। ये मिथक पिछले 70 सालों से बरकरार है। अब इस मिथक को एक संयोग कहे या फिर कुछ और, मगर ये सच है कि देश में आजाद होने के बाद से इस मिथक की शुरुआत हुई और आज तक नहीं टूट पाया है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन से पहले भी गंगोत्री विधानसभा सीट पर जो भी प्रत्याशी चुनाव जीता था, उसी की सरकार बनती थी। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य का 2000 में गठन हुआ, उसके बाद भी गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर ये मिथक चला आ रहा है और आज तक नहीं टूट सका है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें गंगोत्री सीट से कांग्रेस के विजयपाल सचवाण ने चुनाव जीता और उस समय प्रदेश में आई कांग्रेस की सरकार। 2007 में भाजपा प्रत्याशी गोपाल सिंह रावत ने चुनाव जीता और सत्ता में भाजपा की सरकार आई। उसके बाद 2012 में फिर से विजयपाल सचवाण ने कांग्रेस से टिकट पर चुनाव जीता और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गोपाल सिंह रावत ने चुनाव जीता और भाजपा सत्ता में आई। हालांकि वर्तमान विधायक गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद से फिलहाल गंगोत्री विधानसभा सीट खाली पड़ी है। अब उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के साथ ही तमाम राजनीतिक दल चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं।
देखना यही होगा कि ये मिथक टूट पाएंगे या नहीं। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून की सड़कों पर जाम की स्थिति को देखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस एक नया प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत शहर में विक्रमों के स्टॉपेज बनाने की बात चल रही है। लेकिन इस प्लान के धरातल पर उतरने से पहले ही सिटी यूनियन विरोध करते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों, उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देहरादून में अक्सर सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी बड़ी वजह शहर में 14 रूटों पर चलने वाले विक्रम होते हैं। दरअसल शहर में विक्रमों के स्टॉपेज नहीं होने के कारण ये विक्रम कहीं भी रुककर सवारियों को बैठा लेते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। सिटी बस यूनियन अध्यक्ष ने न्यायालय में इनके खिलाफ याचिका भी दायर की थी, जिसके बाद यूनियन अध्यक्ष के पक्ष में फैसला आने के बाद कोर्ट ने पुलिस को विक्रमों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन अब एसपी ट्रैफिक विक्रमों के लिए हर रूट पर 15 से 20 स्टॉपेज बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद विरोध में सिटी बस यूनियन अध्यक्ष का कहना है कि यातायात अधिकारी को एमवी एक्ट का ज्ञान नहीं है, जिसके चलते वो इस तरह का प्लान तैयार कर रहे हैं। या तो मुझे लग रहा है अधिकारियों को ज्ञान नहीं है एमवी एक्ट का, और यदि ज्ञान है तो कहीं ना कहीं इनको संरक्षण दिया जा रहा है। नहीं तो स्पष्ट है कि जब कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मतलब ही ये होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बुकिंग में ले जाया जाए, तो जब खुद इनके परमिट में लिखा हो तो कहीं ना कहीं अधिकारी को इनको इस चीजों को संज्ञान में लेना पड़ेगा। और यदि अगर इस चीज का नहीं है तो अधिकारी हमसे वार्ता करके हम अधिकारियों को सारे साक्ष्य उपलब्ध करा देंगे, जो हमने माननीय न्यायालय के हैं, चाहे हमारे मुख्य सचिव को दिए हुए, चाहे डीजीपी महोदय को दिए हुए, ये सारे साक्ष्य हम जो है अधिकारी को उपलब्ध कराने को तैयार। वहीं एसपी ट्रैफिक अक्षय कौड़े ने बताया कि यातायात पुलिस और विक्रम यूनियन के साथ लगातार बैठक की जा रही है और आने वाले एक हफ्ते के भीतर विक्रमों को हर रूट पर स्टॉपेज दे दिया जाएगा। विक्रम को लेके बार बार विक्रम यूनियन के साथ देन पुलिस कर्मियों के साथ और नॉर्मल सिटीजन जो विक्रम का उपभोग कर रहे हैं उनके साथ मीटिंगें की जा रही है। इसके तहत हमने ये सोचा है कि हर रूट पे जो विक्रम के स्टॉपेज है उसको फिक्स स्टॉपेज बना दिया जाए, और फिक्स स्टॉपेज के बिना विक्रम की जो स्टॉपेज है, जो नागरिकों की नॉर्मल कंप्लेंट रहती है कि कहीं पे भी खड़ा हो जाना, उसको डिस्करेज कर रहे हैं। लगभग ये आने वाले 7-8 दिन में हम लोग पॉइंट्स विक्रम्स को दे देंगे, जो निर्धारित पॉइंट्स पे ही विक्रम खड़ी हो पाएगी। एक तरफ ट्रैफिक पुलिस जाम की स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सिटी बस यूनियन नियमों का हवाला देकर ये बात कह रहे हैं कि विक्रमों को स्टॉपेज देना और स्टैंड देने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि ट्रैफिक पुलिस क्या अपना प्लान धरातल पर उतार पाएगी या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा विधानसभा सीट से बतौर बीजेपी प्रत्याशी दाखिल किया नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री ने किया जीत का दावा, हॉट सीट पर रोचक होगा मुकाबला। कई दिग्गजों ने नामांकन पत्र दाखिल कर जुटाया जनता का समर्थन, अपनी अपनी जीत के किए दावे, पार्टी पक्ष में वोट देने की अपील। भाजपा का दामन थामते ही किशोर उपाध्याय के बदले तेवर, प्रदेश में बीजेपी की जीत का किया दावा, बोले आरएसएस के कामों से हुए प्रभावित। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया नामांकन, सरकार के कामों पर पार्टी की जीत का किया दावा।